नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। आज हम जूनियर लीगल ऑफिसर 2023 में जो एग्ज़ाम लगा था उसके जो सेकंड पार्ट में जो प्रश्न रह गए थे उनके आंसर जानेंगे। सेकंड पार्ट इस वजह से अधूरा रह गया था कि कोई इमरजेंसी आ गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया, बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा। अब हम इसको तीसरे पार्ट में करते हैं और शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। हम कर रहे थे 54 नंबर का क्वेश्चन कर रहे थे। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में पृथक्करणीयता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा RMDC बनाम भारत संघ। कौन सा आंसर हो जाएगा? RMDC बनाम भारत संघ हो जाएगा। 2 नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा, RMDC बनाम भारत संघ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55वें नंबर का है, जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार समाविष्ट है। यह निम्नलिखित वाद में तय किया गया था। तो ये किस वाद में तय किया गया था? ज्ञान और बनाम पंजाब, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, पी रथीनाम बनाम भारत संघ। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पी रथीनाम बनाम भारत संघ में है जो जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार समाविष्ट है ना। तो ये कहा गया था, इस वाद में कहा गया था। और जीने का अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत आता है, जीवन का अधिकार। ये 1994 का मामला था, पी रथीनाम बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 में है जो मूल कर्तव्य हैं और नहीं मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 कै के अंदर है। इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा है। 51 के अंतर्गत अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना, ये कह शामिल नहीं है ना। हाँ, राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है। और राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, ये भी सही है। ये पूछ रहा है शामिल नहीं है। मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन करना, ये भी सही है। अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, अन्य देश कहाँ से आ गए इसमें? तो आंसर करेक्ट ये हो जाएगा हमारा, 1 नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, यह अनुच्छेद 51 में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत कौन से निर्णयवाद में अनुमोदित किया गया था? तो कौन से वाद में अनुमोदित किया गया था? यह किया गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के अंदर किया गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के अंतर्गत ये भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत लिया गया था। ये वाद 1967 का है। इस वाद में ये कहा गया था कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम कर सकती है। ये 1967 का मामला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 100वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो इसमें है, पहला है संविधान में अनुच्छेद 371 जे सम्मिलित करना है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाना। उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना और भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता संधि। तो 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसमें सही आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि विवाद है वो उससे संबंधित है। ये बात करें हम, ये तो 100वां संविधान संशोधन से है। बात करें हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, तो ये उच्चतम न्यायालय में जो संख्या बढ़ाई थी वो 1986 शुरुआत में 1 से और 8 थे, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश के साथ में 8 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद में 1986 से 2009 तक है जो एक न्यायाधीश के साथ में 25 न्यायाधीश हो गए, एक मुख्य न्यायाधीश सहित। उसके बाद में 2009 से 2019 तक, उसके बाद में इसमें 2009 से 2019 तक एक मुख्य न्यायाधीश के साथ में 30 मुख्य न्यायाधीश अलग थे। उसके बाद में 2019 में से लेकर के अब तक जो संख्या बढ़ाई है वो एक मुख्य न्यायाधीश के साथ में 33 अन्य न्यायाधीश है। कुल मिला के है जो 34 न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अगला है SC ST के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाना। तो ये संविधान संशोधन हुआ था 104वां संविधान संशोधन से SC और ST के लिए 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया। और बात करें हम संविधान में अनुच्छेद 371 की, यदि हम बात करें ना,
तो इसके अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विकास हेतु राष्ट्रपति इन राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष दायित्व सौंप सकता है, यानी कि ये 12 राज्यों के लिए विशेष दर्जे से संबंधित है 371 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों में संशोधन के मुद्दे पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया पहला प्रसिद्ध मामला कौन सा था? तो इसमें पहला प्रसिद्ध मामला था वो था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। इसमें सही आंसर है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, इसमें सही आंसर हो जाएगा। हमने बात करी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की, 1967 का ये मामला था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को कम कर सकती है। उसके बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था, जिसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे के अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी और यौन कर्मियों के संबंध में पुनर्वास उपाय के लिए निर्देश जारी किए? तो इसमें देखते हैं, तमिलनाडु राज्य बनाम अबू कवर बाई, किशोर मधुकर पिंगलीकर बनाम भारतीय ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन, भारत संघ बनाम अल्पनम बंदोपाध्याय और बुद्धदेव कर्मकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा यौन कर्मियों के संबंध में, तो ये है बुद्धदेव कर्मकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य है। इस वाद के अंदर ये कहा गया था कि सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी और यौन कर्मियों के संबंध में पुनर्वास उपाय के लिए निर्देश जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कानून के शासन के माध्यम से समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना संविधान की मूल संरचना है? तो ये किस में कहा गया था? ये कहा गया था समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर कहा गया था। ये वाद था जो 1997 का वाद था, जिसमें कहा गया था कि कानून के शासन के माध्यम से समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना संविधान की मूल संरचना है, ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में रिट दायर कर सकता है? तो इसमें इसके अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर सही हो जाएगा ना अनुच्छेद 32 और ना 226 के तहत। देखिए इसमें ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। लेकिन ये प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है निदेशक तत्वों के संबंध में नहीं, मौलिक अधिकार यदि हैं, केवल और केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में ही सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय है जो रिट दायर कर सकता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का आंसर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो कौन सा था? वो एनजेक का मामला था। एनजेक इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो असंवैधानिक करार दिया था और ये 99वां संविधान संशोधन था। 100वां संविधान संशोधन है जो बांग्लादेश और भारत के बीच में भूमि विवाद से संबंधित है, ये आ गया। इसके अलावा कई संविधान संशोधन हुए हैं, जैसे 101वां संविधान संशोधन जिससे जीएसटी आया था, 102वां संविधान संशोधन 2018 के अंतर्गत हुआ, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 104वां संविधान संशोधन जिसमें SC/ST का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया और साथ ही एंग्लो इंडियन सीट का जो सीट होती हैं तो उनका भी दर्जा समाप्त किया गया था अनुच्छेद 331 के तहत। और अभी 106वां संविधान संशोधन 2023 में आया था, उसमें नारी शक्ति वंदन एक्ट आया था। 106वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है, नारी शक्ति वंदन एक्ट से संबंधित है। अगला है, भारत में उच्च न्यायालय द्वारा लिए जाने वाला न्यायालय शुल्क निम्न के अंतर्गत आता है? तो शुल्क किसके अंतर्गत आता है? ये आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की बात करें ना तो उच्च न्यायालय का जो शुल्क आएगा वो आएगा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक प्रावधान जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 236, 230, 233, 234। इसमें सही आंसर हो जाएगा 233 अनुच्छेद 233 है जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 के तहत अनुज्ञेय वर्गीकरण के लिए कौन सी शर्तें अनिवार्य है? तो इसके अंतर्गत कौन सी? सबसे पहले अनुच्छेद 14 की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष सभी समान है, ये इससे संबंधित है ना। तो इसमें अनुज्ञेय वर्गीकरण के लिए कौन सी शर्तें अनिवार्य है? अनुज्ञेय वर्गीकरण का मतलब होता है समान विशेषताओं वाले व्यक्तियों का एक विशेष समूह बनाना है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें देखो दोनों वर्गीकरण को एक बोधगम्य अंतरकों पर आधारित किया जाना चाहिए,
जो एक समूह से बाहर छोड़े गए लोगों को दूसरे समूहीकृत व्यक्तियों से अलग करता है, और वर्गीकरण का राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले देशों से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। तो यही बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इनमें से कौन सा गलत है। तो अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, तो यही बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय कभी अभिलेख न्यायालय नहीं होते। केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही है जो अभिलेख न्यायालय होते हैं। सुप्रीम कोर्ट होता है अनुच्छेद 129 के तहत, सुप्रीम कोर्ट 129 के तहत होता है, उच्च न्यायालय होता है जो अनुच्छेद 215 के तहत है, जो अभिलेख न्यायालय माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें गलत आंसर कौन सा है, इसमें गलत आंसर एक ही है, क्योंकि अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं वो अभिलेख न्यायालय नहीं होते हैं। केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही अभिलेख न्यायालय होते हैं। इसमें सही आंसर एक है। अगला है, अनुच्छेद 124 के अधीन राष्ट्रपति अपनी किस शक्ति का प्रयोग करता है। तो अनुच्छेद 124 है जो किससे संबंधित है, ये उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना। अब राष्ट्रपति की बात आ रही है, शक्ति नियंत्रण के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही आंसर इसमें हो जाएगा, आंसर 4। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 3 ख के अंतर्गत प्रवर्त विधि का अर्थ क्या है। तो प्रवर्त विधि का अर्थ क्या होता है, देखिए प्रवर्त विधि का अर्थ होता है विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि, यही प्रवर्त विधि होती है। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि, इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है। संविधान के 2 कथन दे रखे हैं। संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका आपको। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है, ये भी सही बात है। अनुच्छेद 214 घोषित करता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 124(4) और 5 का प्रावधान उच्च न्यायालय पर लागू होता है। ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो इसमें क और ख बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। क और ख बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, पूर्व निर्णय का सिद्धांत समाविष्ट है। तो पूर्व निर्णय का सिद्धांत समाविष्ट है, अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा इसमें, अनुच्छेद हो जाएगा इसमें 145, 141, 137 और 131। इसमें सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 100 और 41 सही है, इसमें पूर्व निर्णय का सिद्धांत से संबंधित है। अगला है, 24वें संविधान संशोधन को किस वाद में चुनौती दी गई थी। तो किस वाद में चुनौती दी गई थी, इसमें 72 नंबर का क्वेश्चन है। वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंतर्गत है जो चुनौती दी गई थी, और इस बात में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे के अंतर्गत परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत के संविधान का हृदय एवं आत्मा माना था। तो बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को माना था, और अनुच्छेद कौन सा था, अनुच्छेद 32 था। अनुच्छेद 32 को है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, और भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय शब्द को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 366(14) के तहत इसको परिभाषित किया गया है। 2 नंबर का इसमें सही आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। यह शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदत्त है, तो यह शक्ति है जो किस अनुच्छेद के अंदर प्रदत्त दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 124, 32, 142 और 141। इसमें सही आंसर हो जाएगा 142। 142 इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र और संघवाद हमारे संविधान की अनिवार्य विशेषताएं और इनकी संरचना का मूल ढांचा है। यह टिप्पणी एस.आर. बम्बई मामले में किसके द्वारा की गई थी। तो एस.आर. बम्बई मामला था, उसके अंतर्गत जो ये टिप्पणी की थी ना, ये टिप्पणी दी गई थी न्यायमूर्ति पी.वी. सामंत के द्वारा। पी.वी. सामंत न्यायमूर्ति के द्वारा है जो ये टिप्पणी की गई थी। 2 नंबर का इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये जो नियम बनाए जाते हैं, तो ये भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय इसको बनाता है। 3 नंबर का इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है 78 नंबर का क्वेश्चन है, प्रख्यान दे रखा है और इसका कारण दे रखा है। उच्चतम न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति भारत की संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नहीं है। दूसरा है,
केवल एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका ही बिना किसी डर या पक्षपात के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। तो इसमें सही और गलत बताना है हमें। तो इसमें देखो, उच्चतम न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति भारत की संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नहीं है। ये तो बात गलत है भाई, कानून के अधीन नहीं है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नहीं, ये गलत बात है। केवल एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका ही बिना किसी डर या पक्षपात के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। तो इसमें ये बात सही है, क्या बिल्कुल गलत है, लेकिन खैर इसमें सत्य है। तो इसमें सही आंसर 3 नंबर का हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह माना गया था कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त क्षेत्राधिकारों को प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है यदि वह उच्च न्यायालय से कम प्रभावशाली नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें एसपी संपत कुमार बनाम भारत संघ। इसमें 4 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है, एसपी संपत कुमार, भारत संघ। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ की सुनवाई के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या होगी। तो इसमें न्यूनतम संख्या क्या होती है, जो संवैधानिक जो पीठ बैठती है वो कम से कम होती है 5। इसमें 5 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल 5 आंसर इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश होते हैं जो 2 साल के लिए लगाए जाते हैं, और तदर्थ न्यायाधीशों का जो उल्लेख है ना अनुच्छेद 127 में किया गया, अनुच्छेद 127 में किया गया है। तो इसकी नियुक्ति के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाएगी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से की जाती है। तो राष्ट्रपति जब अनुमति देगा तब मुख्य न्यायाधीश इसकी करेगा। तो 3 नंबर का इसमें आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर है इसमें। अगला है, श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य ऐतिहासिक निर्णय किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये नार्को टेस्ट विश्लेषण से संबंधित है। 2 नंबर का आंसर इसमें सही हो जाएगा, श्रीमती शेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य नार्को टेस्ट विश्लेषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के बीच होने वाली आपसी विवाद उच्चतम न्यायालय में किस अधिकारिता के अंतर्गत अधीन प्रस्तुत किए जाते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये क्वेश्चन है 83 नंबर का, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, 83 नंबर का कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य से संबंधित है। तो राज्य से संबंधित कौन सा है, राज्य से संबंधित है भाग 6। भाग 6 है जो राज्य से संबंधित है, राज्य से संबंधित है भाग 6, और संघ से संबंधित है भाग 5। भाग 5 संघ से संबंधित है और भाग 6 है जो राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 का अवलंब लिया जा सकता है। तो इसमें किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी दंड, निर्णय, डिग्री, अभिनिर्धारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध, केवल उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, केवल सभी न्यायालय के निर्णय और आदेशों के विरुद्ध, केवल न्यायालय और अधिकरण के निर्णय या पंचांत के विरुद्ध। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा किसी भी न्यायालय या अधिकरण के डिग्री, अभिनिर्धारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है उसकी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। 65 वर्ष उनके रिटायर की आयु होती है। अगला है, निम्न में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आश्रय का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार का एक भाग है। तो किस वाद में कहा था, ये किस निर्णय में कहा था, तो ये कहा था चमेली सिंह वाद के अंतर्गत कहा था, ये चमेली सिंह वाद के अंतर्गत कहा गया था। अगला है, उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट को एडिशनल जो अधिकारिता मिलती है वो प्रदान की जाती है, कौन करता है, तो वो करता है संसद, वो करती है संसद एडिशनल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। तो मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 126 है जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। मतलब एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का अनुच्छेद 126 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। तो एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किया जा सकता है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात, गलत बात है ये भी। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति से परामर्श के पश्चात, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ ही है। तो इसको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें सही आंसर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात, बिल्कुल 4 नंबर का इसमें सही आंसर हो जाता है। विधि का शासन से संबंधित है। तो विधि का शासन मतलब विधि के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि विधि के समक्ष सभी समान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है जो, कौन सा नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 79 है जो संसद से संबंधित है। संसद 79 संसद से है, बिल्कुल 79। और 80 में है जो राज्यसभा है, 81 में है जो लोकसभा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन है, विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में ग्रहण किया गया है। तो विधि के समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए से लिया गया है। यूएसए से मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यह ग्रहण किया गया कि विधि के समान संरक्षण सब। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भारित है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन किस पर भारित होता है? तो भारत की संचित निधि पर होता है। वो भारत की संचित निधि पर उनका वेतन भारित होता है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट है। न्यायालय किसी ऐसे स्थान पर बैठ सकता है जैसा भारत के प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से तय कर सकते हैं, समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश तय कर सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश तय कर सकते हैं, राष्ट्रपति तय कर सकते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश तय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को अपनी शपथ या प्रतिज्ञा निम्नलिखित में से किसके समक्ष लेनी होती है? तो हाईकोर्ट की बात हो रही है। हाईकोर्ट के सभी जो न्यायाधीश होते हैं वो शपथ लेते हैं ना, तो किसके समक्ष लेते हैं? वो जो राज्य का जो गवर्नर होता है, राज्य का जो राज्यपाल होता है, उसके समक्ष शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय किसी मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है? तो किसके तहत कर सकता है वो? अनुच्छेद 39 के 2 के तहत कर सकता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का विषय। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 144 आदेशित करता है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी प्राधिकारी सिविल एवं न्यायिक निम्न के सहायक होंगे। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें उच्चतम न्यायालय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 किस तारीख से लागू हुआ? तो ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था और 2 राज्य, एक तो लद्दाख और कश्मीर, जम्मू कश्मीर 2 है जो यूटी बना दिए गए थे। तो 4 नंबर का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार को दर्शाया गया है? तो इसमें अनुच्छेद कौन सा है? अपीलीय अधिकार अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 134, ये पहला नंबर का ही सही है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और इससे अगले जो भी प्रश्न आएंगे वो अगले पार्ट में इसको देखेंगे हम। नमस्कार, जय हिंद।